हेलो। ओके। आई थिंक सिर्फ 22 बच्चों ने ज्वाइन किया है अभी। अपने संग साथियों को बुलाओ जो जो एब्सेंट है। सिमरन आई है, ठीक है। सिमरन तबीयत ठीक है बेटा? जी मैम ठीक है मैम अभी। ठीक है। समीर, तुम फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं लगाते हो? फिजिक्स में सब आता है क्या? अब्दुल्ला नहीं आया, वो नहीं आया ना, पीर बख्श। अब्दुल्ला तो आया, पीर बख्श नहीं आया। आर्यन भी नहीं आया आज। आर्यन, आर्यन नहीं आया ना? मैं आया हूँ। कौन नहीं आया फिर? मैम शायद नैतिक नहीं है। हाँ। और गौरव भी नहीं है शायद। गर्व भी। क्या करूं इनका। सबको कुछ है क्या? दिल्ली वालों का कल कोई एग्जाम है क्या? यस मैम, कल एग्जाम है किसका? मैम, फिजिकल एजुकेशन का। मैं वो एक दिन में रट्टा लगाना पड़ता है ना, तो इसीलिए वही गायब अच्छा, तो सब आज बैठ के रट्टा लगाओगे? है। फिजिकल एजुकेशन पढ़ते तो है नहीं मैम वैसे। हाँ, उसको एक दिन पहले ही पढ़ते हैं। सही में उसका तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है बेटा। हम भी यही करते थे, एक दिन पहले ही पढ़ते थे। उस जीरो पीरियड मिलता था ना, उसमें पढ़ते थे। मैम एक दिन पहले टाइम ही मिला है। हम्म। चलो फिर फटाफट फटाफट से करते हैं, तुम्हें क्लास छोड़ देंगे फिर आज। पहली बार डाउट ले लो, जिसके जो जो डाउट है। सिमरन, अगर तबीयत खराब है तो पहले तुम अपना डाउट ले लो, और फिर इफ यू वांट टू लीव द क्लास यू कैन, है ना? जिसकी तबीयत खराब है उसको नहीं रोकेंगे। बताओ। पहले जनवरी अटेम्प्ट की बात करते हैं। जनवरी अटेम्प्ट में किस किस को दिक्कत है? मैम फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत है क्या? किसी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिक्कत है? सो जाओ तुम क्लास में। भाई, पहले सवाल में दिक्कत है कि नहीं है? अच्छा सॉरी, सिमरन बता रही होगी ना। क्या कह रही हो सिमरन, बोलो। नहीं मैम, थर्ड क्वेश्चन में है मैम। ठीक है। फर्स्ट में किसी को दिक्कत है? फर्स्ट में नो। किसी को भी दिक्कत नहीं है? पक्का? बता दो, शर्माने वाली बात नहीं है जिसको नहीं आता। फिर मैं आगे चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी को दिक्कत है? सेकंड में किसी को दिक्कत है? नो ओके। मैम। थर्ड में दिक्कत है? यस मैम। यस मैम। मतलब सबको एक जैसी दिक्कतें आ रही हैं? सेम सेम दिक्कत है? ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि दो लाइट बीम है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक पॉइंट 1 एंड 2 पे आके इंसिडेंट होती हैं, एंगल थीटा 1 थीटा 2 बना रही हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन द बीम इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3, मतलब क्या, जब रिफ्रैक्शन हो जाती है तो दोनों बीम 3 पॉइंट पे मिलती हैं, विच इज एग्जैक्टली ऑन द इंटरफेस एट द अदर एंड। तो मतलब तीसरा पॉइंट जो है एकदम इंटरफेस पे है। तुम्हें जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है।
देखो यहाँ पे ना ये लेटरल जो हम लोग निकालते हैं ना डिस्टेंस, उसके बेस्ड का क्वेश्चन है। सपोज मेरा ये इंसिडेंट नॉर्मल बना देते हैं कि मेरे पास ये यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है। लाइट यहाँ से रिफ्रेक्ट हुई और रिफ्रेक्ट होके कहाँ मिल गई, तीसरे नंबर पे, थर्ड पॉइंट पे। सिमिलरली यहाँ से ये लाइट रिफ्रेक्ट होगी और कहाँ मिल जाएगी, तीसरे पॉइंट पे, दोनों रेज। ये एंगल होगा आर, करेक्ट। ये एंगल मेरा आर बनेगा। मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, पहले तो मेरे को ये इंसिडेंट एंगल चाहिए। इंसिडेंट एंगल कितना बनेगा भाई, इफ दिस एंगल इज θ1 तो इंसिडेंट एंगल यहाँ से कितना बनेगा, 90 माइनस θ1, करेक्ट। ये 90 माइनस θ1 हो जाएगा। तो क्या करो, स्नेल्स लॉ लगाओ, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाओ फर्स्ट पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट पे अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, n1 साइन 90 माइनस θ1 इक्वल्स टू n2 साइन r, यही लिखोगे। एंगल r मेरे को चाहिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू n2 साइन r। क्या मेरे को इसमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है ना। देखो θ1 और θ2 भी बराबर दिए हुए हैं, और ये cos इनवर्स किसके बराबर, cos थीटा किसके बराबर दिया हुआ है, यहाँ से cos θ1 जो है n2 अपॉन 2n1 के बराबर है ना। तो यहाँ पे cos θ1 की वैल्यू रख सकती हूँ क्या, n2 अपॉन 2n1 है ना, इक्वल्स टू n2 साइन r। तो क्या हुआ, n2 से ये n2 कैंसिल, n1 से ये n1 कैंसिल, तो साइन r कितना आ गया, 1/2। तो r की वैल्यू 1/2 कितने पे होगी भाई, 30 डिग्री। मेरे पास r की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो। एंगल r 30 डिग्री आ गया। अब देखो पूछा क्या है, मेरे को ये थिकनेस पूछी है। अगर मेरे को ये थिकनेस निकालनी है तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इस नॉर्मल को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और इस पॉइंट को चलो नाम दे देते हैं 4, ठीक है। तो जरा ट्राइंगल 1, 4 और 3 में देखो, ट्राइंगल 1, 4 और 3 दिख रहा है, 1, 3, 4 ट्राइंगल। अगर मैं 1, 3, 4 में अगर कुछ ज्योमेट्रिकल लगाती हूँ तो 1 और 4 के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये तो थिकनेस t है मेरी, करेक्ट। ये वाली थिकनेस t है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ। देखो मैं इसको यहाँ पर ऐसे स्ट्रेच करती हूँ, अगर इस पॉइंट को नाम देते 5, तो ये वाली दूरी बेटा ये भी d होगी ना, अगर 1 और 2 के बीच में दूरी d है तो, सिंपल सी बात है। और ये बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा, आधा आधा, यानी ये वाली d/2 होगा, 3 to 5 ये भी d/2 होगा। गिवन है ना, देखो पूरा एंगल कितना दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस 1 and 2 इज d, ये पूरा d के बराबर है, करेक्ट। तो ये लाइट, तो ये वाला अगर कंप्लीट d है तो 4 से 5 वाला भी, ये भी पूरा d बनेगा। तो अगर मैं लिखूं इन ट्राइंगल 1, 4 और 3, इन ट्राइंगल 1, 4, 3 में देखो थिकनेस निकालनी है, तुम्हारे पास एंगल r भी गिवन है। तो ये एंगल r ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या है, ये थिकनेस क्या बनेगी, बेस। दिस इज योर बेस, है ना। तो मैं यहाँ से tan थीटा लगा सकती हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, मेरे एंगल r के सामने वाले डिस्टेंस d/2, और बेस क्या है मेरा, थिकनेस जो मुझे फाइंड करनी है। tan थीटा यानी ये एंगल r 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। बस d की वैल्यू तुम्हें गिवन है, कितना गिवन है, d की वैल्यू देखो 4√3, तो d की वैल्यू रख दो, आ जाएगा 4√3, ये मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू 2t, 6। ठीक है। तो ये t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। बस ये करना था यहाँ पे। स्नेल्स लॉ लगा, सबसे पहले ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में स्नेल्स लॉ ही लगाते हैं अपन। और ये ट्राइंगल से तुम्हें देखना था कि थिकनेस निकलेगी कहाँ से, भाई थिकनेस तो इसी एंगल से निकलेगी ना, इसी ट्राइंगल से, तो इसका मतलब इसी में कुछ ना कुछ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 किसी का इशू है, नहीं होना चाहिए 4 तो। 4 किसी का क्वेश्चन में इशू है बेटा, मैम हाँ है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डाउट में सबके लूंगी, चाहे इजी से इजी हो, डाउट सबके लिए जाएंगे।
इसका मतलब ये है कि तुमने एफर्ट्स करे हैं, तुमने कुछ ना कुछ पेपर मतलब तुमने सॉल्व किया है ये। अब जो सॉल्व भी नहीं करके आए उनकी डाउट भी नहीं होंगी, ठीक है। अब बताओ किसका डाउट है, कराऊं? यस मैम करा दी। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें ये चीज कराई हुई है कि अगर मेरे पास ये लेंस है जिसका फोकल लेंथ, सपोज मेरे पास एक ये लेंस है जिसका फोकल लेंथ एफ है। अगर आप इसको अच्छा शायद मैंने तुम्हारी क्लास में ये नहीं कराया था, ठीक है कर लो। यस मैम जब वही मैं बोल इसको, रहा। हाँ मैं भूल गई शायद ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कराना। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती हूँ ना, हॉरिजॉन्टल डिवाइड करने पे इसके फोकस पे कोई चेंज नहीं आता, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो तुमने इस लेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया तो इसकी फोकल लेंथ भी एफ रहेगी और इसकी फोकल लेंथ भी एफ रहेगी जब हॉरिजॉन्टली कट किया। लेकिन मान लो अब तुम इसको कैसे कट करते हो, वर्टिकली, ठीक है। तो वर्टिकली कट किया तो इस तरीके की शेप बन गई। तो बेटा जब वर्टिकली कट करते हो तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कितने से बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है। मतलब तुम्हारे मान लो पहले तुम्हारी इसकी फोकल लेंथ एफ थी, तो अब कितने टाइम्स बढ़ेगी फोकल लेंथ, 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी 2f। समझ गए? अब मान लो इस पूरे वाले लेंस की पावर p थी, हाँ मैम ये डिवाइड करने के बाद प्लेनो कॉन्वेक्स लेके चलेंगे या फिर कॉन्वेक्स? प्लेनो कॉन्वेक्स। अब ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब पावर के साथ क्या होगा, तो क्या पता चला कि फोकल लेंथ तो डबल हो गई, तो पावर क्या हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ डबल हुई है तो पावर क्या हो जाएगी इनकी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में ना पावर चेंज होगी ना फोकल लेंथ, जब वर्टिकली कट करोगे तो पावर आधी हो जाएगी और फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब आसानी से कर सकते हो, L1 का कितना बनेगा, फोकल लेंथ एफ ही बनेगा, और L3 का ये वाला हिस्सा है इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ। तो L1 बाय L3 करो कितना बनेगा, f अपॉन 2l, 1/, सेकेंड ऑप्शन। तो ये याद कर लो, हॉरिजॉन्टल कट पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, वर्टिकली पे पावर आधी, फोकल लेंथ डबल। ओके मैम। पांचवा बताओ, फिफ्थ। इसमें तो डायरेक्ट लेंथ में, मैम एक बार करवा दो। ठीक है साल दिया। कॉन्वेक्स लेंस देखो दिया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है इन एयर। व्हेन इट इज टोटली इमर्स्ड इन वाटर, तो इसकी फोकल लेंथ कितने से चेंज हो जाएगी। मैंने ये शायद क्लास में भी कराया था। लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो देखो रेडियस चेंज नहीं होगी, चाहे पानी में डुबो दो चाहे किसी में भी इसको इमर्ज कर दो, रेडियस विल नॉट चेंज। तो मान लो जब ये एयर में था तो फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर थी, लेंस का मीडियम 1.5, एयर में है तो म्यू मीडियम 1 हो जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इक्वेशन 1। अब सेकंड कह रहा है कि जब हमने इसको मीडियम में इमर्ज कर दिया तो फोकल लेंथ क्या होगी। तो मान लेते हैं फोकल लेंथ एफ डैश हो जाएगी, लेंस का मीडियम चेंज नहीं होगा, लेकिन अभी तुमने इसको वाटर में रख दिया है तो म्यू मीडियम यहाँ पर 1.33 हो जाएगा माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इक्वेशन सेकंड। इसको क्या कर दो, आपस में इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो R1 R2 कैंसिल हो गए, करेक्ट। तो ये 1/24 ऊपर चला जाएगा एफ डैश। तो ये सॉल्व कर लोगे, साजिया सॉल्व कर लोगी ना इसको, इन इक्वेशंस को डिवाइड करके। कैलकुलेशन तो बेटा खुद ही करनी पड़ेगी, बस ये बता सकती हूँ अप्रोच, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बस इनको डिवाइड कर देना, यू विल गेट दिस वैल्यू, और यहाँ से बस एफ डैश आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन 2 बार यूज करनी थी, एक बार मीडियम के लिए और एक बार एयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। मैम करवा दो एक बार। बता दो। अप्रोच बता देती हूँ। क्या तुम्हारे पास यहाँ पर 2 स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। एक तो ए स्फेरिकल सरफेस है और दूसरा बी है स्फेरिकल सरफेस, है ना। 2 स्फेरिकल सरफेसेस हैं। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, तो तुमसे पूछा है कि 2 कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं,
जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दोनों का ही 1.5 है, ठीक है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मिडवे बिटवीन P एंड B, sorry, the separation between the images of O formed by the each refracting surface। तो देखो दोनों का तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर दे दिया, ठीक है। इसका भी R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका भी R है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो दोनों ग्लास इस O मीडियम की क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, दोनों ग्लासेस इमेज बनाएंगे। तो तुम्हें निकालना है कि उन इमेजेस के बीच में आपस में डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो मैंने तुम्हें कर्व्ड सरफेस के लिए एक इक्वेशन ये लिखवाई थी, μ2/b माइनस μ1/μ इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, याद है। तो इस इक्वेशन को एक बार तो फॉर ग्लास ए लगाओ, ये कर्व्ड सरफेस की है, याद करो। कर्व्ड सरफेस के लिए यही फॉर्मूला बताया था। μ2 वो वाला मीडियम है जहां पर लाइट रेज एंटर करेंगी, अब μ1 कौन सा मीडियम है जहां से लाइट रेज क्या करेंगी, एग्जिट करेंगी। बताओ, मतलब एग्जिट करेंगी मतलब उधर से निकलेंगी, है ना, करेक्ट। तो ये ग्लास ए के लिए लगा सकते हो। तो ग्लास ए के लिए लगाओगे तो μ2 कौन सा मीडियम है, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है एयर में, तो μ2 तुम्हारा 1.5 बनेगा कि नहीं बनेगा। V हमें निकालना है, क्या बनेगा ए के लिए, μ1 तुम्हारा एयर है 1 हो जाएगा। अब देखो इस कर्व्ड सरफेस के पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है बेटा, ये r है और ये यहाँ तक की दूरी ये भी r होगी, तो ये वाली डिस्टेंस r/2 हो गई ना। देखो दी भी हुई है r/2, दोनों का रेडियस सेम बताया है क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है r। तो अगर a का r है तो b का भी r होगा, तो o कितनी दूरी पे हो गया भाई ऑब्जेक्ट, 3r/2। अब बताओ कि इसको प्लस में लिखूं कि माइनस में। भाई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे जाएंगी और तुम्हें इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऐसे जाना पड़ता है, तो ये माइनस का होगा तो ये प्लस हो गया। बताओ 1.5 माइनस 1/r, रेडियस r है। बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में लिखूं कि माइनस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r ही है, तो रेडियस के लिए भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस। तो क्या v1 यहाँ से va आ जाएगी, va इन टर्म्स ऑफ r, इन टर्म्स ऑफ r आ जाएगी va। सिमिलरली ग्लास b के लिए लगा लोगे, फॉर ग्लास b रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, अब ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे जाएंगी सेकंड मीडियम के लिए। मैम एक ग्लास के लिए नेगेटिव नहीं लेंगे हम क्या मैम, वो उसकी मैम रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मैम अपोजिट साइड जाना पड़ रहा है ना, तो नेगेटिव ली तो है, लगाया तो है नेगेटिव, है ना। अब देखो बी के लिए तुम्हारी लाइट रेज ऐसे जाएंगी इस डायरेक्शन में, तो तुम्हारा सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ भी 1.5 है, va एज इट इज माइनस μ1 मेरा कौन सा है एयर अपॉन r। अब यहां से मुझे बताओ r के लिए फिर ऐसी डायरेक्शन में जाओगे ना, इस डायरेक्शन में, तो इसमें कितना डिस्टेंस है तुम्हारे ऑब्जेक्ट का और इसके पोल के बीच में, r/2, r/2। तो प्लस का साइन लिखूंगी माइनस का, बताओ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ये 1.5 माइनस 1/r। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए बताओ क्या करना है, प्लस की माइनस, माइनस माइनस। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के बराबर है, ये रही इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या निकालोगे, सॉरी वीबी, ये वीबी आएगा। वीए और वीबी प्लॉट कर लेना, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो तुम, सेपरेशन निकाल सकते हो भाई। बी और बीबी डिनोट कर देना ना कि बीए कहाँ है बीबी कहाँ है, सेपरेशन निकाल लोगे आराम से माइनस करके। बोलो यस और नो। यस मैम मैम। का ये जो डिस्टेंस आया है मैम, ये दो अलग अलग पॉइंट से आया है ना। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग तो पॉइंट मैम से अगर आया है। सेपरेशन निकालेंगे तो पहले प्लॉट करोगे ना। हाँ तो मैम अगर सेपरेशन तो मैम इसके ए और ए बी का जो बीच का डिस्टेंस है मैम, वो भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा।
वो तो फिर तुम जब निकालोगे उसके अकॉर्डिंग देखोगे कि ऐड करना है कि माइनस करना है। प्लॉट करोगे ना ए और बी की वैल्यू, बी ए और बी भी आप Yes. प्लॉट करोगे, तो फिर उनके बीच की दूरी निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ तो ऐड या माइनस करोगे ही, तभी आएगा। पता नहीं कि ऐड करना पड़ेगा कि माइनस, वो तो वैल्यूज के बाद ही बता सकते हैं। Okay. अप्रोच की है। तो बेटा जब भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से तुम्हारे पास अलग अलग सरफेस में हो तो ऐसे देख के सवाल को घबराना मत। तुम्हें कर्व सरफेस का फॉर्मूला पता है ना, तो पहले तुम्हें ये सोचना है कि ये एक इमेज बनाएगा और फिर दूसरा इमेज बनाएगा, ऐसे सोचना है। ओके, मूव 7th हो गया था। देखो मैंने क्लास में कराया था ये प्रिज्म का तुम्हें डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, और एक और कॉन्सेप्ट कराया था डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, याद है कुछ? Yes. यस मैम। दोनों केस कराए थे। यस मैम। ठीक है, तो ये वाला केस देखो 2015 में आ गया। तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन में क्या हो रहा है कि अगर तुमने दो प्रिज्म लगाए हैं, प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2, तो जितना डेविएशन प्रिज्म 1 ने किया है उतना ही डेविएशन प्रिज्म 2 ने कर दिया होगा, बट डायरेक्शन कैसी हो गई होगी? अपोजिट। भाई जितना पहले ने डिस्पर्जन किया, सॉरी डेविएशन किया पहले ने, उतना ही सेकंड ने डेविएट कर दिया, बट डायरेक्शन अपोजिट। तो मतलब लाइट रे जैसी आई वैसी चलेगी विदाउट एनी डेविएशन। तो यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर हो जाएगा। और जब थिन प्रिज्म हो तो उसका फॉर्मूला क्या बताया है मैंने? म्यू -1 इंटू ए। इसका म्यू -1 इंटू ए। चलो A1 A2 लिख लो, तो यानी निकाल लोगे अब यहाँ से A2 आ जाएगा आराम से। Yes, ma'am. तो इसका जो सेकंड केस है उसका फॉर्मूला भी देख लेना एक बार, क्लास में सब कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। 8 बता दो ये। सब ठीक है। देखो ये तुम्हारा वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वाला पार्ट कराया था, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन TIR में, इफ रिमेम्बर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Yes. देखो मैंने क्या बताया था कि अगर ये डेंसर मीडियम है और यहाँ से लाइट रेज जाती हैं और वो अगर क्रिटिकल एंगल पे जाएंगी तो 90 डिग्री पे पहुंचेगा। देखो पहले तुम समझो कि यहां तक पहुंचे कैसे। देखो यहाँ ऑब्जर्वर बैठा है अपनी आंखों को लेके, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, दैट मीन्स लाइट रेज इस ऑब्जर्वर की आंखों पर पड़नी चाहिए। तो अगर मेरे पास यहाँ ये डेंसर मीडियम है और लाइट रेज जा रही हैं, तो एक तो मेरे पास अगर ये क्रिटिकल एंगल नहीं है कुछ और है तो लाइट रेज ऐसे जाएंगी। तो तुम्हारा ये बैठा हुआ है ऑब्जर्वर यहाँ, इसको तो अभी भी नहीं दिखा ना। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दूं, इस एंगल को, दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगी? लाइट रेज अंदर आ जाएंगी। तो इस केस में भी नहीं दिखा ना इसको, तो क्या दिखा? भाई लाइट रेज तो अंदर आ गई, इसकी आंख तक तो नहीं पहुंची। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। क्या इस केस में तुम्हारे ऑब्जर्वर को दिखेगा ये ऑब्जेक्ट? नहीं दिखेगा ना। तो इसको स्पेशली देखने वाला कौन सा केस है बताओ? जब लाइट रे 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होती हैं। आया कुछ याद कि यहाँ पर ये लाइट रे इंसिडेंट हुई और यानी ये वाला जो एंगल होगा ये क्रिटिकल एंगल बनेगा, और क्रिटिकल एंगल होगा मतलब लाइट रेज कितने से चली जाएंगी? 90 डिग्री से। तो तब जाके इसमें आंखों में लाइट रेज पड़ेंगी। तो इसका मतलब तब ये वाला कंडीशन बन रहा है। तो बस यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो। क्या लगाओगे? ये इस पानी का मीडियम कुछ दे रखा है क्या? लिक्विड का म्यू दे रखा है ना, तो म्यू साइन थीटा सी इक्वल्स टू, बाहर एयर है तो म्यू 1 हो जाएगा, और एंगल आर साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री लिख लो। साइन थीटा सी किसके बराबर आ गया? 1/μ के। अब देखो ये कह रहा है कि मुझे कैसी वैल्यू चाहिए? मिनिमम वैल्यू। अगर बेटा म्यू मिनिमम है तो एंगल को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। एंगल को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा ना। 90 हो जाएगा।
देखो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री है, कैसे लाइट रे आ रही है? लाइट रे फिर ऐसे आएंगी ना, इस नॉर्मल पे ऐसे ग्रेज करती हुई एंगल पे, तो फिर तुम्हारा एंगल ऑफ इमर्जेंस वो बनेगा क्रिटिकल एंगल। याद करो, तो प्रिज्म में सिखाई थी ये चीजें। 90 नहीं बनेगा। मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा बेटा? 45। हाँ, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल 45 बनेगा। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा है पेपर में कि ये एंगल 45 बनेगा, तो तुम वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हो। देखो मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री, इससे ज्यादा तो बन भी नहीं सकता। और तुम चेक भी कर सकते हो। मान लो तुम रखते हैं कि मैम 30 डिग्री बन रहा है, अगर तुम साइन 30 डिग्री रखते तो कितना आता साइन 30? चलो चेक कर लेते हैं। साइन 30 कितना बनता? 1/2। म्यू की वैल्यू कितनी आती फिर? 2 आती। क्या ऑप्शन में 2 है? नहीं है, 30 डिग्री नहीं बन रहा। ठीक है, 60 डिग्री रखो। साइन 60 डिग्री कितना रखते? √3/2। √3/2। तो ये 1/μ है, तो म्यू की वैल्यू 2/√3 हो जाती है। क्या ऑप्शन में है? नहीं है, तो यानी 60 डिग्री भी नहीं बन रहा। 90 डिग्री का भी कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा। 1, तो ऑप्शन बचा 45 डिग्री। 45 रखो जरा, 1/√2। मैम ये तो हेमिस्फीयर है ना, तो मैम आइसोसेलेस एंगल बन रहा होगा। हाँ, तो एंगल 45 ही बनेगा ना इसमें मैक्स। हाँ, ये भी हो Yes, सकता है। देखो ये वाली डिस्टेंस आर हो गई। हाँ देखो, ये भी कर सकते हो। ये वाला डिस्टेंस आर है, रेडियस, और ये भी रेडियस आर होगा, है ना? अगर ये भी आर है तो ये भी आर है, तो ये एंगल 45 डिग्री, अब दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री बन जाएगा। राइट, करेक्ट। तो डायरेक्ट तुम्हें यहां से पता चल गया कि ये एंगल 45 डिग्री का है, तो रूट कितना आ गया? 2 आ गया। बोलो ठीक है भाई। देखो ये आर आर हो गया ना, ये एंगल, ये भी डिस्टेंस आर है, रेडियस ये भी आर है, तो यहाँ से ये एंगल 45 डिग्री आ गया। ओके, नेक्स्ट 9th हो गया था। Yes. Yes, ma'am. भाई 9, 10th तो इजी थे शायद, हो गए। 10th वाला तो कर लोगे अभी जैसे। 10th बताओ हो जाएगा कि नहीं? 10th मैम हो जाएगा। यस यस। सेम उसी वाला, वही वाला क्वेश्चन है ना जो अभी ऊपर कराया था, कर्व्ड सरफेस वाला। मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। एक कन्वेक्स बना रहे हैं। देखो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिव सरफेस ए की तरफ है। अगर तुमने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए लिया है, तो तुम्हारा जो कन्वेक्स वाला शेप आएगा वो ए की तरफ आएगा बस। और ये यहाँ पर म्यू भी हो जाएगा। बोलो, ऑब्जेक्ट को 13 सेंटीमीटर रखा हुआ है यहाँ से ऑब्जेक्ट, तो निकाल लोगे आराम से। इमेज निकालनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, सॉरी। मैग्निफिकेशन भी दे रखा है -2, यानी यहाँ से तुम v निकाल लोगे। मैग्निफिकेशन से v निकाल सकते हो, है ना? बताओ इस क्वेश्चन में जल्दी, 10th कराना है कि आगे बढ़ो? इसमें वही इक्वेशन लगाना, स्फेरिकल सरफेस μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन μ इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, 11th बताओ। इजी है 11th, तो सबने कर लिया होगा। Yes, ma'am. Yes. रिलेटिव डिक्रीज पूछा है कि अगर ऑप्टिकल पावर को 0.1 डायोप्टर से बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? तो देखो पावर 1/f होती है, तो अगर तो फोकल लेंथ 1/p हो जाएगी। तो अगर पहले 2.5 डायोप्टर थी, तो फोकल लेंथ पहले कितनी थी? 1/2.5, और उसको कितने से बढ़ा दिया? 0.1 से बढ़ाया, तो f2 कितनी हो गई होगी? 2.6। भाई 0.1 d से बढ़ाया है ना पावर को, तो 1 से बढ़ाया तो यानी 2.6 हो गई। तो ये f2 आ गई, ये f1 आ गई। रिलेटिव कैसे निकाल सकते हो? f2 माइनस f1 अपॉन f1, ये रिलेटिव एरर हो जाएगा या रिलेटिव चेंज। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, कौन सा समझाना है?
13 किसी को समझना है? 13th क्वेश्चन, 13th करना है किसी को? मैम चल, करवा दो एक। क्या समझ नहीं आया इसमें? 13th में अभी तो कराया है ये, तो शादिया ने क्वेश्चन पूछा था। बस ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस 2 मैम सेंटीमीटर। 14 कर रहा था 13 तो बहुत इजी है, कर लोगे ना? मैम, मैं 14 बोल रहा था। यस मैम। अच्छा 14, ठीक है 14 तो करवाएंगे। 14 में बहुत बच्चों को दिक्कत आई है। क्या दिक्कत आ गई इस वाले क्वेश्चन में? मैम समझ समझ नहीं नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, मैं भी समझ लेती हूँ क्या है। एक फोटोग्राफ है किसी लैंडस्केप का, इस कैप्चर्ड बाय ए ड्रोन कैमरा जिसकी हाइट 18 किलोमीटर, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे चला गया है, तो जिसकी कैमरे की फिल्म का साइज दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। देखो कैमरा फिल्म का क्या मतलब है, ये स्क्रीन का काम कर रही होगी ना, इसी पर इमेज बन रही होगी, करेक्ट? इसी स्क्रीन पर इमेज बन रही है ना, कैमरा फिल्म में तो इमेज बनती है, यहाँ पर इसकी इमेज बन रही होगी जो तुम इस लैंडस्केप को कैप्चर कर रहे हो, जो कि 18 किलोमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ओके, लैंडस्केप का एरिया दिया हुआ है इतना, तो फोकल लेंथ बताओ इस लेंस की कितनी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को ना ऐसे समझने की कोशिश करो, मेरे पास ये कैमरा है, ये कैमरे का लेंस है, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है, मैसेज था। हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे समझने की कोशिश करो कि हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, और ये यहाँ पर मेरे पास एक लैंडस्केप है जिसकी ये फोटो क्लिक करेगा, है ना? जिसकी ये फोटो क्लिक कर, मतलब ये लेंस से ही तो बनेगी। ये मेरे पास ये एक लैंडस्केप है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। मतलब इसकी जो ये डिस्टेंस, ये वाली जो लेंथ होगी ये 20 हो जाएगी, है ना? 20 मीटर स्क्वायर, और ये कितनी होगी, 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है? और जो मेरे पास फिल्म बन रही है वो, उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, साइज ऑफ द कैमरा फिल्म, ठीक है, वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो अब मान लो मेरे पास इस लेंस से ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, कितना दे रखा है भाई ये ऑब्जेक्ट की दूरी, 18 किलोमीटर। भाई लेंस से जो लैंडस्केप है वो 18 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है? और निकालना क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो एक बार बताओ, क्या ये 18 किलोमीटर एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं है? कि इससे जो लाइट रेज निकलेंगी वो तुम्हारे लेंस पे कैसे पड़ेंगी, पैरेलल? बोलो, पैरेलल Yes, आएंगी कि ma'am. नहीं आएंगी? क्योंकि 18 किलोमीटर बहुत बड़ा साइज हो, बहुत बड़ी दूरी है, तो यानी तुम्हारा ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा हुआ है कि जो लाइट रेज वहां से आ रही हैं वो तुम्हारे लेंस पर कैसे पड़ रही है, पैरेलल। तो एक बात बताओ, जब लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो कहाँ इकट्ठी होती हैं, फोकस पे। कहाँ इकट्ठी होती हैं, फोकस पे। तो इसका मतलब यहाँ मेरी वो फिल्म रखी होगी जहां पर इमेज बन रही होगी, बताओ। ये फिल्म है जो कितना दिया हुआ था, 2x2। यस और नो तो बोलो। यस मैम। यस मैम। लाइट रेज पैरेलल आई,
पैरेलल आके ये कहाँ कन्वर्ज होंगी लाइट रेज? फोकस पे, हाँ या ना? और तुम्हारी जो जो वो फिल्म, जो तुम्हारी वो फिल्म है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फोकस पे रखी होगी, जिसकी दूरी कितनी दे रखी है, जिसका डिस्टेंस जो सॉरी जो उसका क्या दे रखा है, एरिया 2x2 दे रखा है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, मैग्निफिकेशन निकाल सकती हूँ। क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। V में अब मेरे को बताओ, इस लेंस से ही तो डिस्टेंस मेजर करते हैं। इस लेंस से मेरी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? फोकस पर, हाँ या ना भाई? लेंस से इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे ही तो बन रही है। तो V को क्या लिख दो? फोकस। U क्या लिखोगे? U कितनी दूरी पे है? 18,000 किलोमीटर। हाँ, मैग्निफिकेशन ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं पहली बार ये चीजें सुन रहे हो कि अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी। पहली बार सुन रहे हो क्या ये चीजें? यस मैम। पहली बार सुन रहे हो? यस मैम, आज पहली बार सुना। इसको क्लास से निकालो, राहुल को। चलो, अगर तुम ये भी पहली बार सुन रहे हो, निकलो मेरी क्लास से, अभी बताती हूँ। मैम ये भी पहली बार सुना। चलो, अभी निकालती हूँ क्लास। निकालते भाई, राहुल को बताओ क्या कहते हो। मैम वोटिंग करवाओ। जल्दी जनता वोट करो। राहुल चुप बैठ जाओ, नहीं निकाल दूंगी क्लास से। जल्दी बताइए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आज से पहले? मैम पढ़ा है। ठीक है। तो क्या मैं मैग्निफिकेशन V/U लिख सकती हूँ कि इमेज F पे बनेगी लेंस से, और डिस्टेंस जो है 18,000 किलोमीटर है। और क्या होता है दूसरा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ। अब देखो, मेरे को ये बताओ, ये हाइट ऑफ इमेज कितनी दिखाई दे रही है? यही तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ये जो तुम्हारा लैंडस्केप है यही तो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की हाइट कहां से मेजर करोगे, पहले तो ये बताओ। प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हो कि कहां से करते हो? प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करोगे तो ये यहां से कितना बनेगा भाई? प्रिंसिपल एक्सिस के 10 मीटर की दूरी पे। ये हो गई हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10। हाइट ऑफ इमेज कितना बनेगा? इमेज देखो, इमेज कहाँ बन रही है? ये इस फिल्म पे जो खुद 2 सेंटीमीटर की है। तो यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट कितना आया होगा? सिर्फ 1 सेंटीमीटर आया होगा। 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो? सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में मीटर। 10⁻²/10। बस ये करना था। तो F/18,000। मुझे नहीं लगता इससे सिंपल भाषा में इस सवाल को समझाया जा सकता है। यहां से फोकल लेंथ आ जाएगी क्या? डायग्राम भी तुम्हें क्लियरली इंडिकेट कराया है, बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सवाल? ऑब्जेक्ट जो मैम वो एक लैंडस्केप है। हाँ, जैसे किसी फील्ड का लेते हैं ना, अगर इसको तुम वर्टिकल कर दो, इसको इसको उठा के ऐसे कर दो, नीचे तुम्हारे जमीन, ऊपर ड्रोन घूम रहा है, वो उसका पिक्चर ले रहा है ऐसे। तो मैम फिर ये तो सेम प्लेन में है, तो मैम इसकी हाइट थोड़ी आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? ड्रोन ऊपर उड़ता है तो तुम हाइट नहीं आएगी उसकी? ना मैम फिर ऑब्जेक्ट की नहीं लेंगे ना, ये जो हमने 10 मीटर ली है। क्या नहीं लेंगे ऑब्जेक्ट की? अच्छा, ये मैम कह रहे ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं लेंगे, ये कह रहे हो? यस मैम। भाई लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस से तो कुछ तो हाइट बनेगी। अगर ये तुम्हारा ड्रोन है, अब ये ऐसे लैंडस्केप हो जाएगा, तो इसकी तो प्रिंसिपल दोनों एक्सिस सेम प्लेन में है, तो मैम सिर्फ मैम लेंथ से लैंडस्केप की वो होगी ना डिस्टेंस। ये तो हाइट हो गई। देखो, ये तो तुम्हारा वो 18 किलोमीटर है डिस्टेंस, है ना? ये तो 18 किलोमीटर हुआ। अब ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये वाली डिस्टेंस जो बनेगी, इसी को ही तो हाइट हाइट बोल देंगे। अब यही हाइट बन जाएगी यहाँ पे ऐसे। अब समझ आया?
भाई ड्रोन ऊपर है, ठीक है, ड्रोन ऊपर है तो जो वर्टिकल हाइट हुई वो तो 18 किलोमीटर हो गई। अब वो ड्रोन में लगा तो लेंस हुआ है ना, उस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से, ये देखो ना कि उस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से तुम्हारा जो फील्ड है उसकी लेंथ कितनी है, अब हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस लो, जिसको तुम यहाँ पर वो बोलोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ गए? ऐसे भाई बात नहीं समझे अभी भी? किस किस को नहीं समझ में आई बेटा? हम्म, बोलो। अरे कुछ तो बोल लो, आ गया ठीक है। हाँ बस मैम, आ गया। ऐसे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना तो तुम्हें तुम्हारा ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। हो जाएगा, 15 भी स्फेरिकल सरफेस का ही क्वेश्चन है। यस आगे बताओ कौन सा क्वेश्चन करवाना है फिर। मैम 16। 16 में क्या दिक्कत है? कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, कीप टिन ए लिक्विड u1 greater than 2 having radii this in second surface is silver polish, where should an object be placed on the optic axis। देखो तुम्हें पता है जब सिल्वर कर देते हैं तो तुम्हारा वो लेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिरर में, मिरर में बदल गया। कराया था ना सिल्वरिंग ऑफ लेंस कि भाई ये इसको जब सिल्वर कर दोगे तो ये तुम्हारा मिरर बन जाएगा। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, जो इमेज है वो कहाँ बन जाए, वही बने जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मुझे बताओ कहाँ रखते थे फिर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे ना, कि कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रख दूं तो इमेज वहीं बनेगी। तो कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी होगी, लेंस से कर्वेचर कितनी दूरी पे होता है? 2f सिखाया था, 2f। इसका मतलब तुम बस f निकालो यहाँ से, इक्विवेलेंट f इक्विवेलेंट निकाल लो, और f इक्विवेलेंट निकालने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा वो दूरी मिल जाएगी। तो क्या f इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कैलकुलेशन देखो इसमें थोड़ी लेंथी बनेगी। पहले f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इक्विवेलेंट, माइनस का साइन लगाना, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस 1 ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यही बनेगा f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। सिल्वरिंग ऑफ लेंस में याद है p इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, ये कराया था सिल्वरिंग में, यस मैम। याद है? सिल्वरिंग ऑफ लेंस में बस पावर को 1/f लिख दिया, और मैंने क्या कराया था कि अगर मेरे पास मिरर की पावर है तो वो -1/f होती है, लेंस में प्लस लगा दिया, तो बस इसको ऐसे चेंज किया है। तो अब तुम्हें सबसे पहले मिरर की निकालनी पड़ेगी, तो मिरर का क्या हो जाएगा, देखो मिरर का तो r/2, मिरर की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस r2/2, मिरर की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस r2/2। लेंस की निकाल सकते हो बाय लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस की निकाल सकते हो लेंस मेकर फॉर्मूला से। सो जाओ क्लास में, सो जाओ, निकालो चलो बैठ के, लेंस की निकालो क्या आ रही है वैल्यू, फोकल लेंथ निकालो लेंस की फटाफट, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे डिफिकल्ट पता है क्वेश्चन क्यों बन गया, अक्सर एयर ले लेते हैं, यहाँ पर एयर की जगह लिक्विड में रख दिया, इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है बस। बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखो कुछ सवाल नहीं है, ये क्लास में करवा चुकी हूँ ऐसे क्वेश्चंस।
1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालने जा रहे हैं। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, यही फॉर्मूला होता है। लेंस का मीडियम कितना दे रखा है, μ2, जिस मीडियम में रखा है वो μ1 दिया हुआ है, माइनस 1 अपॉन R1, ये अक्सर प्लस हो जाता है 1/R2, कन्वेक्स में हो जाता है ना भाई प्लस। अगर ये R1 है और ये R2 है, और सपोज ये μ1 और ये μ2, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर लाइटें जैसे जा रही है तो ये R2 के लिए R2 नेगेटिव आ जाएगा ना, तो ये प्लस हो गया 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन R1 प्लस R2 आ गया ये। इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखोगे, माइनस 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, लेंस का क्या था 2 था ना, 2 अपॉन एफ एल, 2 अपॉन एफ एल लिख लो भाई, थोड़ा देखते कह रही थी ना कैलकुलेशंस तो हैं इसमें। ये μ1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा μ2 माइनस μ1, ये क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 1 अपॉन एफ एल है ना, अच्छा 1 अपॉन एफ एल है, तो ये R1 R2 ऊपर जाएगा, फिर R1 प्लस R2 है ना। एक बार देख लो भाई, 1 यही तो होता है, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंस माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ मिरर। क्या मैंने सही लिखी है वैल्यूज, जरा देखो। ये 1 अपॉन एफ एल एज इट इज लिखना है ना, Yes, ये भी तो 1 अपॉन एफ एल की वैल्यू है, मैंने शायद गड़बड़ कर दी है ना, ये भी तो 1 अपॉन एफ एल ही है। μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब बचा मिरर का, मिरर का क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट मेरा मिरर बन चुका है, मिरर R2 है भाई, ये वाली जो लेंथ R2 दे रखी है, तो मेरे को R2 बताओ, R2 कैसे चलोगे, इस तरीके से मेजर करोगे, तो आप लिखोगे फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्वल्स टू R/2, और R खुद R2 है यहाँ पे, R2/2, और R खुद कैसी है, एक तो माइनस साइन आया, और R2 खुद कैसी हो गई, R2 खुद नेगेटिव हो गई, तो यानी मेरे FM किसके बराबर आया, प्लस R2/2, तो यहाँ पे तुम प्लस R2/2 लिखो। समझ में आया ये प्लस कैसे लिखा है, अच्छा ऊपर भी जाएगा, 1 अपॉन है ना, ये 1 अपॉन उल्टा हो जाएगा इसका, 2 ऊपर चला जाएगा और R2 नीचे आ जाएगा। ये बताओ किसको समझ में आया कि प्लस साइन कैसे आया है। एक तो फॉर्मूले में है कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस के साइन लिखते हैं ना, एक तो वो वाला, और एक R2 खुद नेगेटिव का हुआ तब ये प्लस आया, गॉट इट। यस मैम। R2 नेगेटिव का हुआ तब ये साइन प्लस बन गया, हो गया बस। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना बेटा, कर लोगे अब। यस मैम। क्या दिक्कत आ गई थी इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए बनाए कि यहाँ पर एयर की जगह तुम्हें मीडियम दे दिया बस, और तुम्हें घबराने के लिए कि पेपर में बच्चे देखते ही घबरा जाएं क्वेश्चन को। तुम्हें सब कराया है, तुम्हें डरना नहीं है, तुमने सब पढ़ा है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, 17th देखो 17th क्वेश्चन बेटा, और ये लेटरल रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी आती है, मैंने शायद इसका एक स्नैप फोटो भेजा था क्लिक करके तुम्हारे ग्रुप पे, इसको एक बार खुद से देख लेना, याद है, ग्रेड 12th फिजिक्स। शायद राहुल ने पूछा तो वो भेजा था। राहुल इसकी फोटो है क्या तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें मैम शायद मैंने ये नहीं पूछा था। ये नहीं पूछा था, बहुत पहले तुमने कुछ पूछा था। यस मैम, फिर आपने एक फोटो भेजा था।
हाँ हुक्का। वो मैं भेज देती हूँ, एक बार आप खुद से देख लेना उसको। ये चैप्टर है ही इतना बड़ा, और बैचेस में तो मैं इसको छुड़वा दूंगी, तुम्हारा सिलेबस करा दिया। ये रहा, समझ में आया तुम्हें वैसे ये चैप्टर? इस सर के ऊपर से जा रहा है ये चैप्टर। मैम एक बार शॉर्ट रिकैप करवा देना इसका। ये रीकैप पे तो चल रहे हैं ये क्वेश्चंस। देखो मैंने तुम्हें एक उसका क्वेश्चन भेजा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। इसका रिजल्ट बच्चे डायरेक्ट याद भी रखते हैं, ठीक है। टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। इसके स्पेशल केस याद रखना। देखो स्पेशल केस लिखे हुए हैं कि अगर ये एल ये एंगल आई बहुत छोटा हो जाता है तो क्या होगा। तो अगर एंगल आई बहुत छोटा हो जाता है तो तुम्हारे पास जो ये डी है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत छोटी हो जाती है, किसके बराबर, टी आई इंटू 1 माइनस 1/μ। ये स्पेशल केस स्टार मार्क कर लो, ये तुम्हें एक बार देख लेना, ठीक है। देखते ही समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता तो पूछ लेना, डिस्कस कर लेंगे। 17 का भेज दिया है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर और बताओ, डाउट, मजे आ रहे हैं डाउट लेने में, बोलो जल्दी। फीस हो गया था। मैम एक बार वो रिजल्ट दिखाना। रिजल्ट तुम्हारे ग्रुप उसमें भेजा है, ग्रेड 12th के उसमें पूरा भेजा है, एक पेज भेजा है, देखो उसमें पूरा डेरिवेशन है। बस तुम्हें रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर बैठ जाएंगे, कर लेंगे। तो इसमें से बताओ कौन सा करना है, 20 और 21 में से। 21 तो कराऊंगी, 20 वाला बताओ। हो गया था 20 वाला। 20 हो गया था। आर्यन 20 हो गया था। प्रिंस, यस प्रिंस क्या? यस मैम। हो गया 20 वाला। 21वां नहीं हुआ था। मैम 21 आपने में 20 तक तो रखा। अच्छा, मैंने 20 ही दिए थे क्या? 21 और 22 और 23 और 24, 4 सवाल नहीं करे, फिर 4 भी कर ही लेते, लगे हाथ मैम ट्राई कर रहे थे। करे थे। ठीक है, देखो 21 एक बार ट्राई कर लेते हैं। 21 अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। पढ़ो एक बार। इन ए डायग्राम गिवन बिलो दीज आर द 3 लेंसेज फॉर्म। सबसे अच्छी बात इसने पहले ही बता दी है कि ये 3 लेंसेज फॉर्म हो रहे हैं। अगर नहीं पता लग रहा कि ये क्या हो रहा है, फिर भी इसने बता दिया कि 3 लेंसेज फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब सवाल यहीं खत्म हो गया। तो तुम्हें ये 3 लेंसेज ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। पहला लेंस, दूसरा लेंस, ये तीसरा, ये बना देखो। सॉरी, क्या मैंने ये क्वेश्चन क्लास में कराया है? कौन बता पाएगा कि क्या क्लास में कराया गया है कुछ ऐसा सवाल? यस मैम, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मैं यही कह रही हूँ, क्लास की इलस्ट्रेशन अगर कर लोगे ना इस चैप्टर की, मोर देन इनफ है। पर ये नहीं है कि सिर्फ वही रट के नहीं, समझ के करो। ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा सेकंड बना और ये तुम्हारा थर्ड बना। तो क्या यहाँ पर तुम्हारे पास 3 लेंसेज नहीं है जो कांटेक्ट में है? और क्या हमने कांटेक्ट लेंस में निकालना सीखा है? कैसे निकालेंगे? एफ इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 सीखा है कि अगर कांटेक्ट लेंस में है तो डायरेक्ट ऐसे निकालो। पावर पूछा है, एफ इक्विवेलेंट निकाल दो, पी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/f इक्विवेलेंट, ये लो, है ना।
अब देखो, अब हमें सबका F1 F2 F3 इंडिविजुअली निकालना है। तो सब क्या बन रहे हैं, इन्होंने तुम्हें ये भी बता दिया है कि तीनों लेंस बन रहे हैं। इससे और क्या, इससे ज्यादा तुम्हें क्या हेल्प करेगा जी। उसने ये भी बता दिया कि दीज ऑल आर लेंसेज, तो यानी लेंसेज में मेरे पास ले देंगे मिरर फॉर्मूला ही बनता है। ये देखो, ये तुम्हारा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस क्या होती है, इन्फिनिटी। ये सेकेंड तुम्हारा कर्व्ड सरफेस है जिसका रेडियस दिया हुआ है R1 और इस वाले का दिया हुआ है R2। फिर नीचे तुम्हारा प्लेन सरफेस है जिसका R इंफिनिटी होता है। क्या निकाल सकते हैं F1 F2 F3? चलो F1 निकालो जल्दी से। F1 क्या लिखोगे, म्यू लेंस, फॉर्मूला लिख देती हूँ कभी भूले पड़े हो, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यही है लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है। कितना दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 4/3। अच्छा अब बताओ यहाँ मीडियम कितना लेना है, सारा खेल इसी का ही है, जल्दी बताओ मीडियम कितना लेना है। मैम 1। हाँ ये एयर वाला है ना, यही लोगे ना, 1 माइनस 1। R1 कितनी है भाई, ये तो इसका तो इन्फिनिटी हो गया, माइनस 1 अपॉन R2। ये ऊपर की तरफ जा रहे हो, वैसे इन्होंने देखो मॉड में लिया हुआ है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो जैसा तुम्हारा मर्जी ले लो, ठीक है। R2 मॉड का, ठीक है, ले लिया मॉड R2। F2 निकालेंगे 1 अपॉन F2। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब यहाँ पर मीडियम का मैंने बताया था ना कि एक दूसरे से चाहे कितने ही रखे हुए हैं, तुम्हें मीडियम वही लेना है जो पहला वाला होगा, करेक्ट। तो पहला एयर है तो इसमें भी मीडियम एयर ही बनेगा ना, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देखो ये मॉड में लिए हुए तो मॉड में ले लो, मतलब तुमसे R1 R2 की वैल्यू को पूछना ही नहीं चाह रहा है, मॉड में ले लो। ऐसे ही 1 अपॉन F3 आ जाएगा, 4/3 माइनस 1 मत करना भूलना, माइनस 1। ये 1 अपॉन R1, सॉरी ये क्या बनेगा, ये तो R2 बनेगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये लो, इन तीनों को ऐड कर दोगे, इन तीनों को ऐड कर सकते हो, आ गया। ये करना था, बताओ अगर किसी को यहाँ तक दिक्कत हो तो इस वाले क्वेश्चन में। कॉन्टेक्ट लेंस का सवाल है, एज इट इज क्लास में कराया था वही उठ के आ गया। किसी को डाउट है तो बोलो, कुछ नहीं पड़ गया है ना घर से। 22वां क्वेश्चन, ये एक बार खुद से देख लेना, अगर नहीं होता है तो डिस्कस कर लेंगे। देखो 23वें में इसने पावर पूछ ली कि अगर इसको हम आधा कर देंगे तो पावर क्या होगी, जल्दी बताओ देख के क्या आंसर आएगा। अभी सिखाया है जस्ट। तो कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। पहले तो ऐसे काटा होगा, ओरिजिनल लेंथ की पावर 4D है तो इसकी कितनी होगी 2D, और इसकी कितनी हो जाएगी 2D। मैंने कहा था ना फोकल लेंथ डबल हो जाती है और पावर आधी हो जाती है, तो पावर आधी हो गई। इसके बाद फिर इसने ऐसे काटा इसको, क्या ऐसे काटने के बाद कुछ चेंज आएगा? नो नो मैम। अब कुछ चेंज नहीं आएगा, तो सबकी 2D बचेगी। ये लो, 1 सेकंड में आंसर आया। एक यही कॉन्सेप्ट बच गया था, वो यहाँ पर कवर कर लिया। तो अपैरेल अटेम्प्ट तो कंप्लीट हो गया है, जनवरी अटेम्प्ट पे चलते हैं जो इजी भी था। सॉरी, अप्रैल अटेम्प्ट थोड़ा इजी था एज कम्पेयर टू जनवरी। जनवरी में थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस थे। इसमें वैसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये था देखने समझने लायक, क्वेश्चन नंबर 3 और
बाकी तो सब इजी थे। बाकी तुम बताओ कौन सा क्वेश्चन करवाना है, वही करा दूंगी। ये एक शायद किसी का डाउट आया था। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। मुझे जेई नहीं देना है, जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि बताओ क्या करवाना है, कौन सा डाउट है। तुम्हारे डाउट होने चाहिए थे, पर मैं भी समझ सकती हूँ तुम्हारा भी तो कल पेपर है ना। पर हिमाचल वालों तुम क्या कर रहे हो? चलो दिल्ली वाले तो अभी बिजी हैं। ये हर्षित, आरुष, कृतिका, मनीषा, साजिया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? आरुष तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। आरुष तो यही करता है जो कुछ करता है फिजिक्स का। ये क्लास के अलावा फिजिक्स पढ़ता ही नहीं है, ये बस यही पढ़ता है फिजिक्स, है ना आरुष? बोलो। नो मैम, मैं अलग से पढ़ता हूँ। और पूछो कृतिक, और बताओ जल्दी। प्रिंस तुम पूछ लो, तुम्हारे कौन से डाउट है? प्रिंस बैठ के फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा है। कौन सी बुक, मेरा कल पेपर नहीं है। कौन सी बुक है तुम्हारी फिजिकल एजुकेशन की? मैम बुक पता नहीं। फिर किससे पढ़ते हैं, बुक नहीं है तो? मैम ऑनलाइन। इसको भी ऑनलाइन पढ़ते हो? मैम एक दिन के लिए बस वन शॉट लेक्चर देखा, खत्म। मेरे को तो बेटर लगता है कि खुद से एक बार रीड करने में ज्यादा दिमाग में रहता है, कि नहीं सुनने में सही मैम लगता है। मैम मैम रीड करे कहाँ से, किताब कुछ है ही तो नहीं। और अब देखो ये इसका बढ़िया है ना, किताब है ना कुछ है। कह रहा है कि मैडम मेरा मेरा तो अभी आधार कार्ड भी प्रोसेसिंग में चल रहा है, क्या करूं? मैंने बोला फॉर्म मत भरो, फिर क्या कर सकते हैं, है गौरव? मैम वो अपडेट के लिए लगाया, वो प्रोसेसिंग बता रहा था, पूछा था आधार सेंटर वालों से, तो अब हो जाएगा तो भर देंगे। हो जाएगा तो भर देंगे, नहीं तो मैम कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, जेई तो है, हर साल आता है ना? हर साल जेई होता है मैम। नहीं मैम हो जाएगा तब तक तो। अच्छा, और राहुल ने तो फॉर्म भर ही दिया। राहुल ने तो पहले ही फॉर्म भर दिया बिना निकले ही। वो तो कह रहा है बस सीधे पेपर देने जाऊंगा, किस दिन आना है बस ये बता दो। वो तो बस पेपर देने के लिए रेडी है, उसको तो 4 महीने भी नहीं चाहिए रिवीजन के लिए, है ना राहुल? राहुल को 4 महीने भी नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरे से तो कल ही ले लो, फर्स्ट रैंक लेके आऊंगा, है ना? अब नहीं बोलेगा, अब हाँ नहीं मैम। आती। मैम फर्स्ट तो आएगी क्योंकि अकेला पार्टिसिपेट होगा ना। क्यों अकेला क्यों करेगा? मैम जब फॉर्म ही निकले, उसके बिना बिना फॉर्म निकले जब वो पेपर दे रहा है तो फर्स्ट ही आएगा। अच्छा, नहीं नहीं, वो मैं कह रही हूँ कि वो उसे 4 महीने नहीं चाहिए। वो कह रहा है कि कल ही पेपर ले लो मेरे से। 4 महीने पढ़ लेगा तो वो फिर पता नहीं, वो सही कह रहा है राहुल। अगर 4 महीने ये और पढ़ लिया तो सीधा कॉलेज में एडमिशन लेने ही जाएगा ये, अगर 4 महीने और पढ़ लिया तो। नहीं, राहुल इज सीरियसली डूइंग हार्ड वर्क, और वो हार्ड वर्क दिखता भी है। ठीक है, काफी ग्रो किया है राहुल ने। बाकी जो ये गौरव है, ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है। गौरव की तो सेल्फी देखो तुम लोग, एकदम हाय। सेल्फी देखो एक बार गौरव की सब। गौरव कैसे क्लिक करिए ये, है? मैम सामने मिरर था, हाथ में फोन था, क्लिक कर ली। यहाँ पे भी सारे टैलेंट दिख जाते हैं सेल्फी में। ठीक है, ये राहुल मैम गलती हाँ। मैम गलती से एक आधी अच्छी खिंच जाती है हमारी, वरना हम कभी ना खिंचती। और ये डीपी यही इसने व्हाट्सएप पे यहाँ पे भी लगा दी। व्हाट्सएप पे मैम थोड़ी डिफरेंट है। यही मुझे तो यही दिखी, हर जगह ये चिपका दी कि मतलब ये गौरव के साथ साथ सबको पता चलना चाहिए कि गौरव ने एक नई डीपी लगाई है। मैम लीव कर सकते हैं?
गौरव के साथ साथ सबको पता होना चाहिए। नहीं ठीक है गौरव। और बाकी के क्या कर रहे हो भाई, जो बोलते ही नहीं है जो लोग। कुछ लोग ना क्लास में ऐसे होते हैं, कुछ लोग क्लास में ऐसे हैं, उनका कंपैरिजन किससे करें। वो हिडन कैमरा होते हैं ना, हमें मैम लगता वो कुछ लोग है कौन? वो हिडन कैमराज होते हैं ना, हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, पर वो क्लास में बैठ के देख सब रहे होते हैं चुपचाप। है ना, कि हमें लगता है कि पता नहीं है कि नहीं है क्लास में। हाँ बट वो देख सब रहे होते हैं बिल्कुल। संदीप तो है, संदीप तो आया ही नहीं आज। संदीप यस मैम। डाउट नहीं लिए तुमने? मैम हो गए क्या हो गए? डाउट्स मैम। अरे तो अभी तो अप्रैल अटेम्प्ट हुआ है, जनवरी का तो लिया ही नहीं है। वो कब लेना है मैम? बताओगे नहीं तो कैसे होंगे, बताओ तो सही। मैं अभी कर तो लूँ, अभी किए नहीं हुआ कह रहा है कि मैम आप मेरे से क्या डाउट लोगे, मैं आप मुझे अपने डाउट बता दो, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। है संदीप? संदीप ये मैम। कई तो यही सोचते होंगे कि मैं क्या डाउट लूं, मेरे को तो सब आता है। इतने ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है कोई बच्चा जिसको ये लग रहा हो कि मैं सबके डाउट ले सकता हूँ, सिवाय राहुल के। राहुल को तो मैं सपोर्ट करती हूँ कि वो कर सकता है, लेकिन राहुल के अलावा ऐसा और कोई तो नहीं है जिसे लग रहा है कि मैं टीचर्स के डाउट भी ले सकता हूँ। हाँ राहुल तो एक्सेप्शन है, राहुल तो एक्सेप्शन है। राहुल तो किसी दिन एनटीए को बोलेगा कि ये क्वेश्चन गलत दे दिया, इसमें तो कॉन्सेप्ट ही एरर है ना राहुल? हाँ मैम, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते उनमें एरर ही होता है। वही तो, आंसर की आने से पहले जब टीचर्स बताते हैं ना कि ये क्वेश्चन में एरर है, राहुल अपना खुद यूट्यूब चैनल बनाएगा, उस पर बताएगा दीज आर द एरर्स, और केस भी कर देगा। ये तो केस भी कर देगा, मानहानि का जो होता है ना, मैं 1 साल पढ़ा हूँ और इसकी वजह से मेरे 4 नंबर रह गए, अगर सही होता तो मेरे 4 नंबर आ जाते। हाँ गौरव बोलो। ना मैम वो गलती से हैंड रेज हो गया। अच्छा मुझे लगा तुम भी इसी के साथ हो। ठीक है। अरे नहीं मैम। नहीं नहीं राहुल, रोस्ट नहीं कर रही मैं, तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। ठीक है, तारीफ कर रहे हैं। देखो बूट कैंप में हम तो नहीं आ रहे, हम टीचर्स, दूसरे टीचर्स आएंगे। और कोशिश करना कि तुम्हारे जो भी डाउट है या तुम्हें जो भी जिस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट नहीं आता, टीचर्स को ले लेके बैठ जाओ कि मैम मुझे ये टॉपिक करा दो, सर मुझे ये टॉपिक करा दो। तो इस बूट कैंप का पूरा फायदा उठाना। मान लो किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आता, किसी को कैपेसिटर नहीं आता, तो जो टॉपिक नहीं आता ना, उन टीचर से पूरा फायदा उठाओ, पूरा पूछो उनसे कि सर ये बताओ, मैम ये बताओ। ठीक है, पूरा 7 दिन अपना, ये नहीं है कि मजे कर रहे हैं, है ना। सुबह पढ़ना, अपना शाम को घूमना फिरना, जो तुम्हें करना है करो, मतलब टीचर्स के परमिशन के बाद, सुबह पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। दिल्ली वालों के बारे में, हाँ मेजर टेस्ट होगा ना। तुम्हारा 11 तारीख से है ना बूट कैंप। ठीक है, हिमाचल वालों का 11 तारीख से बूट कैंप है, अपना अच्छे से पढ़ना। दिल्ली वाले कुछ नहीं, उनकी क्लासेस हम लगाएंगे यहीं पे। हमें क्या बुला लो, हम ही नहीं जा रहे, हम ही नहीं जा रहे हैं, तुम्हें क्या बुला लो। तुम दिल्ली वालों की वजह से तो हम जा ही नहीं रहे हैं, दिल्ली वालों को पढ़ाना है, दूसरे टीचर्स ढूंढ रहे चलो हैं। हम हमें ही बुला लो मैम, हम भी चल लेंगे, आप भी चल लेना। ठीक है, अगली अगले साल से ऐसे ही करेंगे। प्लान तो था कि शायद दिल्ली वाले बच्चों को भी बुला लें, बट हुआ क्या, ये जो बारिश वारिश आ गई ना, इसकी वजह से सारी चीजें चेंज हो गई।
आ जाएगा तुम सबको फोन। 11 तारीख से है बूट कैंप, 11 से 8, ठीक है, 11 से 18, 7-8 दिन का है। अच्छे से पढ़ना, पढ़ाई करना, नए टीचर्स मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर क्लास एंड करें। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो बताओ। 8 दिन का है, हाँ बिल्कुल। धर्मशाला में है, अच्छी लोकेशन है। कौन सा एक्सपीरियंस बताएंगे? 10 मिनट। हाँ रुक जाओ, अभी लीव मत करो, एक क्वेश्चन रह गया जो पलक ने पूछा था, रुक जाओ। एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर लो, उसके बाद फिर लीव कर देना। तुम 4 मिनट बात कर लो, तुम तो लीव करने पे आ जाते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इतना 1.25। तो इस 1.25 को थोड़ा सा फ्रैक्शंस में कर लो, आगे जाके आसानी हो जाएगी। ये कितना होगा भाई? 1.25 25 5/4, ठीक है। सराउंडेड बाय अनदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मतलब ये जो ब्लॉक है इस तरीके से है और ये चारों तरफ से सराउंडेड है हवा से, मतलब एयर रखी होगी, ठीक है, ऐसे। ओके, आगे क्या कह रहा है कि एक लाइट रे आती है और इस ब्लॉक के सरफेस पे इंसिडेंट होती है जो कि एंगल बना रही है थीटा। ये दिया हुआ 0.1, ठीक है, यहाँ से लाइट रेज आई और ये कुछ एंगल थीटा बना रही है। फिर दोबारा ये लाइट रेज आती है और यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाया करो ऐसे क्वेश्चन में। जब भी ये थीटा वगैरह पूछे, स्नेल्स लॉ से काम चलेगा। तो देखो इस पॉइंट पे सेकंड और जो ये 0.1 है, इस पे स्नेल्स लॉ लगाओ। 0.2 पे लगाओगे तो देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाला क्या बनेगा? n2 साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1। यहाँ से साइन थीटा सी किसके बराबर आ गया? 1/n2, और n2 किसके बराबर हो जाएगा फिर यहाँ से? 4/5, है ना, ये निकाला था 5/4 म्यू। तो साइन थीटा सी आ गया 4/5। अब लगाओ ए पे, ये जो 1 है यहाँ पे अप्लाई स्नेल्स लॉ। एट 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखो ये वाला है, अरे कलर दूसरा ले लेते हैं। दिस पॉइंट, ये तुम्हारा 1 वाला है, ठीक है। यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ पर तुम एयर से कहाँ जा रहे हो? डेंसर मीडियम में। तो यहाँ पर μ1 होगा और ये साइन थीटा होगा, और ये किसके बराबर होगा? देखो μ2 साइन, ये एंगल चाहिएगा, ये वाला एंगल चाहिएगा। ये कितना एंगल बनेगा बेटा? देखो अगर ये थीटा सी है तो ये एंगल 90 हो गया। देखो ये एंगल चाहिए ना, दिस एंगल आर। तो ये थीटा सी है, ये 90 है, तो एंगल आर किसके बराबर हो गया? 90 माइनस थीटा सी। हाँ, तो एयर है μ1, तो ये साइन थीटा किसके बराबर आया? μ2 साइन 90 माइनस को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा सी, कॉस थीटा सी। बस हो गया क्वेश्चन। ये लो, साइन थीटा इक्वल्स टू μ2, μ2 कितना है? 5/4, μ2 यहाँ पर 5/4 आया आई थिंक, ठीक है। कॉस थीटा सी चाहिए, तो साइन थीटा सी है तो कॉस थीटा सी कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 16/25। तो ये 25 ये समझ में आया क्या किया है? कॉस थीटा सी को 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी लिखा है, कॉस थीटा सी को। तो ये कितना आया यहाँ से देखना जरा? 5/4, ये 3/5 हो जाएगा। यहाँ से 5 से 5 चला गया तो कितना आया? 3/4। तो साइन इनवर्स 3/4, ऑप्शन नंबर 3। मैंने हमेशा बोला है सवाल को देख के घबराओ मत, स्नेल्स लॉ ही लगेगा ऐसे ज्यादातर इन क्वेश्चन में जहां थीटा वगैरह पूछा जाए, और कुछ लग ही नहीं सकता। क्या लगाओगे यहाँ पे बताओ? रिफ्रैक्शन में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। जब भी TIR होता दिखे तो वहां पर हमारे पास स्नेल्स लॉ है बस लगाने के लिए, और कुछ नहीं है। मैम स्टार्टिंग का ग्रीन वाला एक बार आप रिपीट कर दो। कौन सा वाला? मैम स्टार्टिंग में जो आपने ग्रीन वाला लिखा है। हाँ, ये मैंने सेकंड पे लगाया ना स्नेल्स लॉ, सेकंड पॉइंट पे। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है ना, आई, एंगल आई, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हुआ। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 साइन थीटा सी इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा? μ1 साइन r। तो μ1 यहाँ पे एयर है तो ये 1 हो जाएगा, और साइन r 90 डिग्री है,
तो ये भी क्या हो जाएगा 1 पूरा, तो ये इसलिए यहाँ 1 आया है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? अब्दुल्ला समझ आया? ठीक है, ओके, देन फिर लीव करते हैं क्लास को। ठीक है, चलो बाय फिर एवरीवन। संडे टेस्ट दे देना सारे जने, लीव छुट्टी मत लेना कोई भी।